बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना था थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनिया एशबी, एन अफ्रीकन नॉवल बाय चिनिया एशबी। इससे पहले हमने पढ़ा था हार्ट ऑफ द डार्कनेस। मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था, वो कैबलरी वर्ड था, वो था एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट एंड यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। ठीक है, एफ्रोसेंट्रिक लिख लें बेटा व्यू पॉइंट। नंबर 2 था यूरोप, यूरोप से यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। ठीक है, अच्छा जो हमारा था ना हमारा जो हार्ट ऑफ द डार्कनेस था ना, वो था यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, और वो कॉलोनियल नॉवल था। ठीक है, नंबर 2 वो कॉलोनियल नॉवल था। ठीक है, यानी कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के उस दौर में क्या हुआ था उन लोगों के साथ, और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो उसने किस तरह से सफ़र किया। तो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन 19th सेंचुरी कि जब यूरोप ने डिफरेंट जो टेरिटरीज हैं उनको कॉलोनाइज किया, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, लोग वहां गए, उन्होंने वहां पे क्या किया, ब्रूटैलिटी थी या ये सारा कुछ। यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट ये होता है कि यूरोपियन व्यू पॉइंट के साथ लिखा गया। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिस्टोफर मार्लो की हम बात करते हैं, या जोसेफ कॉनराड, जो कि मार्लो बेसिकली माउथ पीस था ना जोसेफ कॉनराड का, उसने सारी चीज़ें जो है यूरोपियन व्यू पॉइंट से बात की। उसने उनको ब्लैक्स कह दिया, उसने उनको निजर कह दिया। वो कहते हैं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जो समझ नहीं आती थी। दोज वर द बारबेरियंस, दोज वर द प्राइमिटिव्स। तो वो उसने कहा कि वो प्राइमिटिव्स थे, वो इस तरह से बात करते थे कि समझ नहीं आते थी। शायद वो ब्रूट्स थे, सेवेजरी थी वहाँ पे, सेवेजेस थे। और फिर यहाँ तक कि कर्ट्स ने ये कह दिया, जो कि यूरोपियन था, उसने कहा जी एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, यानी कि वो जो अफ्रीकन थे उसने सारों को ब्रूट्स कह दिया। ठीक है, अब ये यूरोपियन व्यू पॉइंट है कि एक इंसान, और यूरोपियन अपने आप को वाइट समझते हैं और पूरी दुनिया को ब्लैक समझते हैं। वो कहते हैं हम सिविलाइज्ड हैं। सो उन्होंने अफ्रीका के बारे में जो कुछ कहा, उस बुक के अंदर जो जो वर्ड्स वो कैबलरी यूज हुई, अभी आपको लास्ट असाइनमेंट मैंने ये दी थी, वो जो लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है, वो आपने बताना है। जैसे अनस्पीकेबल राइट्स थे, इसी तरह से निजर्स थे, ब्लैक्स थे, ब्रूट्स, सवेजरी, ये सारे जो है वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई फॉर द अफ्रीकन पीपल, ठीक है, वो एक यूरोपियन व्यू पॉइंट से थी, जिसमें ये फील हुआ बाज अफ्रीकन राइटर्स को कि ये जो जोसेफ कॉनराड है शायद वो एक रेसिस्ट है। यानी कि उसने सारे अफ्रीका को ब्लैक कह दिया, अफ्रीका को उसने डार्क कह दिया, उसने उसको हार्ट ऑफ द डार्कनेस, उसने यहाँ तक कह दिया मार्लो ने कि अगर मैं वहां अफ्रीका में ज्यादा रहता तो जैसे कर्ट्स ब्लैक हो गया, मैं भी ब्लैक हो जाता। अच्छा, एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट क्या होता है, एक अफ्रीकन का व्यू पॉइंट क्या था। ठीक है, एक अफ्रीकन का व्यू पॉइंट अबाउट द सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है, अबाउट देयर ओन सेल्फ। तो एक अफ्रीकन का अबाउट हिज ओन नेशन, अबाउट हिज ओन लैंड, कि वो क्या कहता है। अब ये जो चिनिया एशीबी था ना, एक्चुअली ये था अफ्रीकन नॉवेलिस्ट था, और इसने जब थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा तो इसने जो है हार्ट ऑफ द डार्कनेस के जवाब में लिखा। इसने कहा कि ये जो हार्ट ऑफ द डार्कनेस है, इसमें जोसेफ कॉनराड जो है वो टोटली रेसिस्ट है। चिनिया एशीबी ने इवन एक स्पीच की जिसमें उसने उसको बाकायदा बहुत बुरी गालियां भी दी थी। उसने कहा था कि हाउ यू डेयर टू से अस द ब्लैक्स, द नीजर्स, द सेवेजेस, द ब्रूट्स। मतलब उसने कहा कि हमारी अपनी लैंड है, हमारा सारा कुछ है, तुम मतलब तुम यूरोपियंस यहाँ पे आए, तुमने हमें एक्सप्लॉइट किया और हमारा कल्चर तबाह कर दिया।
तो जब तुम लोगों ने हमारा कल्चर तबाह किया, यानी कि यूरोपियंस ने जब हमारा कल्चर तबाह किया, तो तो थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि चीजें दूर दूर जाके गिर गई। मतलब हमारा तुम लोगों ने उस वक्त शहराजा बिखेरा जब हमारा अपना कल्चर था। उसने जोसेफ कॉनराड के जवाब में ये लिखा, थिंग हार्ट ऑफ द डार्कनेस, कि तुम लोग हमें सही करने नहीं आए थे, बल्कि तुम लोग हमारा कल्चर तबाह करने आए थे। आए तो तुम हमें हमारे मुल्क में कब्जा करने ही थे, तुम्हें हमारी लैंड चाहिए थी, सारा कुछ चाहिए थी, लेकिन जो डैमेज तुम लोगों ने हमें किया वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज तुम लोगों ने हमारा कल्चर तबाह कर दिया। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट इज बेसिकली शो करता है एक ऐसी कहानी को जो कि एक नाइजीरिया है, उसका एक कबीला है, और उस कबीले का एक हीरो है जिसका नाम ओकोनको है। उसके अंदर आपको बेसिकली सारा कल्चर दिखाया जाएगा। फर्स्ट मैनी चैप्टर्स में, 6-7 चैप्टर्स में, तो वो सिर्फ थिंग्स फॉल अपार्ट का कल्चर ही चलता है कि उनके इस तरह से ट्राइब्स थे, इस तरह से उनकी शादियां होती थी, इस तरह से उनकी बीवियां थी, सारा कुछ। तो ये सारा कुछ था यहाँ पे कि वो उसने फिर कहा कि भाई हमारा तो अपना कल्चर था। जब तुम लोग आए, तुमने यहाँ पे अपने मिशनरीज भेजे, तुमने मतलब अब हुआ क्या कि थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर ये तो सारे अफ्रीकन थे, इनका अपना कल्चर था, कुछ ताजिर आ गए, कुछ वहाँ पे मिशनरीज आ गए, तो हुआ क्या कि उनका जो अपना कल्चर था वो खत्म हो गया। चिनिया एशीबी का कहना है कि तुमने हमारी जो मतलब ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इसके साथ यूरोप ने किस तरीके से खेला कि हमें ये बताया कि तुम लोग ब्लैक्स हो, यू आर द सुपीरियर सॉरी इंफीरियर वन एंड वी आर द सुपीरियर वन। और इस सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का ये जो आपस में तजाद हुआ आपस में, तो वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको वेलकम किया यूरोपियंस को, कि शायद ये उनको एजुकेट करेंगे, शायद ये उनको सिविलाइज करेंगे या ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उनके खानदान टूट गए क्योंकि उनका कल्चर टूट गया था। किसी भी कौम को मफलूज करने के लिए ये काफ़ी होता है कि आप उसकी ज़बान तब्दील कर दें, आप उसका कल्चर तब्दील कर दें, क्योंकि ज़बान के तब्दील होने से कल्चर भी बदल जाता है। ओवरऑल जो है ये था सब जो कि थिंग्स अब, तो थिंग्स फॉल अपार्ट में ये सारी चीज़ें दिखाई गई। अब यहाँ पे देखें, एन अफ्रीकन नॉवल बाय चिनिया एशिबी। ठीक है, ये एक अफ्रीकन नॉवल है जो कि चिनिया एशिबी ने लिखा, जो कि एफ्रो अमेरिकन था। ठीक है, यानी कि ये पैदा तो अफ्रीका में हुआ था लेकिन इसकी एजुकेशन जो है वो अमेरिकन थी। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये चिनिया एशिबी है, 1930 से 2013 इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। देन चिनिया एशिबी, द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, फादर था ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर का। एल्बर्ट चिनियालोमोगो एशिबी, द फिफ्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन, वाज बोर्न टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी ऑन नवंबर 16। ठीक है, ये जो है बाद में कन्वर्ट हुआ था टू क्रिश्चियनिटी ऑन नवंबर 16, 1930 इन ओजडी एंड आइबो village in southeastern Nigeria, which had been one of the first centers of missionary work in Nigeria, जो कि पहला first center था missionary work का जो कि नाइजीरिया में था। Studied history and theology at the University of Ibadan. While in college, he developed his interest in indigenous Nigerian culture. He also rejected his Christian name and took his indigenous African name. After the graduation, Ashibi began teaching but left after a few months to take a job with the Nigerian Broadcasting Service, where he wrote script. He also began working on his own novel. In English, Things Fall Apart. 1956, he was selected to go to London for training at the BBC, his first trip outside Nigeria. He brought manuscript with him, revealed manuscript needed more work. Things Fall Apart was published in 1958, 2 years before Nigerian independence. ठीक है, 1958 में ये पब्लिश हुई
और नाइजेरियन इंडिपेंडेंस से 2 साल पहले ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नाइजेरियन लिटरेरी मोमेंट्स ऑफ 1950s। ठीक है, नाइजेरियन लिटरेरी मोमेंट्स में इसने हिस्सा लिया था। ही बिकेम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड एक्टिवली क्रूसेडेड for help for those in country suffering. He left his career in radio in 1966 as a result of the political conflict, which would lead to Nigerian civil war, Biafran War in 1967. The predominantly Igbo people of the area called Biafra were discriminated by Yoruba majority and succeeded. The war ended in 1970 when Biafra surrendered. Paraplegic from the waist down after a 1990 automobile accident, Ashibi has lived in the United States since teaching first at Bard College and from 2009 until his death at Brown University. He wrote 5 novels, of which Things Fall Apart is the most famous. He received the Nigerian National Merit in 1987 and has been awarded over 25 honorary doctorates from universities throughout the world. In addition, has written extensively, including articles, short stories, essays, and children's books. By 1995, over 8 million copies of Things Fall Apart has been sold, and the book had been translated into more than 45 languages. अब क्या हुआ कि उसने 5 नॉवेल्स लिखे, जिसमें से थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो मोस्ट फेमस नॉवल है। फिर उसके बाद उसको रिसीव हुआ नाइजेरियन नेशनल मेरिट इन 1987 और फिर उसको अवार्ड किया गया ओवर 25 ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फॉर यूनिवर्सिटीज थ्रू द वर्ल्ड। और इन एडिशन उसने बहुत कुछ लिखा, इंक्लूडिंग आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स। और फिर 1995 में ओवर 8 मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट हैड बीन सोल्ड, यानी कि इतना ये नॉवल बिका एंड द बुक हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 45। इतनी फेमस बुक है ये। जो अब इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी बुक्स है ना, ये सारी इंटरनेशनल बुक्स हैं। ठीक है, और ये वो किताबें हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा सेल हुई हैं। ये वो जो है मेजर बुक्स हैं और ये पूरा इंटरनेशनल सिलेबस होता है इंग्लिश लिटरेचर का। Ashibi's writing, Ashibi sees his role as a writer and one of the social responsibility, since he believed that all good stories should have a purpose. His novels were written in English, but he incorporates Igbo vocabulary and narrative. He draws on oral tradition of indigenous tribes such as the folk tales and songs and verbal discrimination of life and life lessons. His goal is to mold the English language to the rhythm and lyrical quality of Nigerian language. This style and the incorporation of the proverbs and idioms of African culture combine to mark his stories as uniquely African. उसका काम क्या था कि वो उसका गोल क्या था कि वो मोल्ड करता था इंग्लिश लैंग्वेज टू द रिदम एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ नाइजेरियन लैंग्वेज। ठीक है, उसका स्टाइल और इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोवर्ब्स और इडियम्स ऑफ अफ्रीकन कल्चर वो कंबाइन करती थी टू मार्क ए स्टोरी एज यूनिकली अफ्रीकन। अभी आप जब थिंग्स ऑल अबाउट पढ़ेंगे आप देखें कि वो उस कल्चर की जबान यूज करता है, वो उस कल्चर के इडियम्स यूज करता है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट में आप एक चीज दिमाग के अंदर रख लें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इडियम्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वोकैबलरी, ये सारी चीजें, इवन वहाँ के जो ट्राइब्स, उनकी लैंग्वेज, ये इवन उनके नाम। तो ये चिनिया एशबी की एक क्वालिटी थी कि वो इंग्लिश लिखता इंग्लिश में था, लेकिन वो उस कल्चर के, अफ्रीकन कल्चर के वर्ड्स यूज करता था इन इंग्लिश नॉवेल्स। ठीक है, अभी थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर भी आपको ऐसे कई नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। इवन उनकी प्रोवर्ब्स भी आप देखें, इतनी मजे मजे की, इतनी अच्छी अच्छी सी प्रोवर्ब्स हैं। तो इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एबिलिटी टू राइट सिंपली येट एलोक्वेंटली अबाउट लाइफ यूनिवर्सल क्वालिटी। और ये जो है इट रिकॉग्नाइज फॉर हिज एबिलिटी, और ये रिकॉग्नाइज करता है उसकी एबिलिटी कि वो बहुत सिंपली राइट करता था येट एलोक्वेंटली अबाउट लाइफ यूनिवर्सल क्वालिटी, जिंदगी की यूनिवर्सल क्वालिटी कि जिंदगी की खुशियों का दारोमदार किसके ऊपर है, जिंदगी कैसे जी जाती है, मतलब हमारी आम लाइफ के अंदर हमारी क्या खुशियां हैं। हर कल्चर की डिफरेंट जो है वो ट्रेडिशंस होती हैं, वो उनके बारे में लिखा करता था। ट्रेडिशन इज बेसिकली यूनिवर्सल थीम। ठीक है,
अच्छा, अभी चिनिया एशबीज कंसर्न्स क्या थे? चिनिया वाज अनहैप्पी विद बुक written after African by British like Heart of Darkness and Mr. Johnson because they were inaccurate, insulting and often racist. ये मैंने आपको शुरू में ही बात बता दी थी कि इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस के जवाब में ये किताब लिखी थी, क्योंकि हार्ट ऑफ द डार्कनेस में एक चीज बताई गई थी, क्योंकि वो यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से था। देखिए बेटा, मैं अगर किसी के घर जाती हूँ ऑब्वियसली, या मैं चले हम पंजाब से सिंध में चले जाते हैं, मुझे सिंधियों की लैंग्वेज वाकई समझ नहीं आती थी। अब तो 7 साल हो गए हैं वहाँ पे सिंध में रहते हुए, तो अब जाके मुझे थोड़ी बहुत सिंधी समझ आने लगी है। लेकिन वो स्टार्टिंग में जब आप उनके पास जाते हो आपको वाकई समझ नहीं आता कि इनका कल्चर क्या है। ये शायद जो है बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, और ये वो इंसान के दिमाग में ऐसे ही होता है। ये लाइक जब हम आउटसाइडर होते हैं ना, या कभी कभी कहीं पे जाते हैं, तो क्योंकि हमें वहाँ की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो हमें लगता है इनका कोई कल्चर ही नहीं है, ये लोग जाहिल हैं या इस तरह से। हालांकि हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। तो सेम इज द केस। उसने कहा कि ये जो चिनिया ऐसी भी है या मिस्टर जॉनसन जो लिखी गई, इसमें जो है एक रेसिस्ट इम्पैक्ट आया। लाइक अफ्रीकन्स ने ऐसे लिखा, जो यूरोप ने ऐसे अफ्रीका को पोर्ट्रे किया कि जैसे उनका अपना कोई कल्चर ही नहीं है, जैसे वो कोई भूखे नंगे लोग हैं। तो उसने कहा कि वो इतना इनएक्यूरेट और इंसल्टिंग था, यहाँ तक कि ऑफन रेसिस्ट था कि उसको थिंग्स फॉल अपार्ट लिखनी पड़ी। ठीक है, तो he wrote things fall apart in an attempt to show that what Europeans thought was strange. उसने कहा कि यूरोपियंस जो सोचते हैं ना वो स्ट्रेंज है, हम स्ट्रेंज नहीं है। एक हम लोग हैं, हमें कोई कह देना अच्छा जी पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम कहते हैं हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम तो वाकई भूखे नंगे बैठे हुए हैं। शुक्र नहीं अदा करना हमें भी, ठीक है, और हमारे दिमागों में बिठाया गया है। ठीक है, ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे इन्होंने हमारे दिमाग में थ्रू एजुकेशन, थ्रू हमारा कल्चर डैमेज करके ये बता दिया है कि भाई वो सुपीरियर हैं और हम इंफीरियर हैं, वो वाइट्स हैं हम ब्लैक्स हैं। वो पूरी दुनिया को, यूरोपियंस और अमेरिकन पूरी दुनिया को ब्लैक कहते हैं सिवाय अपने आप के। सिर्फ यूरोपियंस और जो है अमेरिकन वो ये कहते हैं कि वी आर वाइट्स, और उन्होंने पूरी दुनिया के दिमाग में भी ये चीज़ बिठा दी है कि दे आर वाइट्स एंड वी आर ब्लैक्स। तो थर्ड वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं ना वो उनको ब्लैक्स ही कहते हैं। बेशक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग अब बन गई हैं, लेकिन बहरहाल ये एक क्लैश है जो कि सिविलाइज नेशन, और वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, हालांकि सिविलाइजेशन इज नॉट द कि हम ये नहीं कह सकते कि जिसके पास पैसा है तो वो सिविलाइज्ड है और जिसके पास नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट में उसने ये शो करने की कोशिश की है कि यूरोपियंस जो सोचते हैं ना नाइजीरिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, दैट इज स्ट्रेंज, वी पीपल आर नॉट स्ट्रेंज। ठीक है, एक्चुअली इनकी सोच ही अजीब है यूरोपियंस की, एक्चुअली हैड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट जो है उसमें जिस तरीके के से अफ्रीका के कल्चर को दिखाया गया है उसका कुछ मीनिंग है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। और यूरोपियंस जो हमारे बारे में सोचते हैं दैट इज रियली वेरी स्ट्रेंज। हालांकि ये खुद क्रिश्चियन था, ठीक है, बट द वे जिस तरीके से अफ्रीका को पोर्ट्रे किया गया वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। Most of his novels and short stories are based in Nigeria, Africa. Many of his characters are members of Igbo tribe. ठीक है, इसमें जी जो है साइलेंट है, ट्राइब कबीले को कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कबाइल है। Ashby looked at African experience under white Christian colonialism as a systematic emasculation of the entire African culture. Nigerian professor Ernest N. Ameno, his writing concerns clash of cultures and the breakdown of traditional African culture in the face of European colonization in 1800. ऐसी भी जो है वो देखता है अफ्रीकन को एक्सपीरियंस को अंडर वाइड क्रिश्चियन कॉलोनिज्म। जब क्रिश्चियंस ने उसको कॉलोनाइज कर लिया एज सिस्टमैटिक एमेस्कुलेशन ऑफ एंटायर अफ्रीकन कल्चर। ठीक है, कैसे एक सिस्टमैटिक एमेस्कुलेशन ऑफ एंटायर। देखिए, दो चीज़ों ने कॉलोनाइज किया था अफ्रीका को। एक तरफ तो वहाँ पे मिशनरीज आए थे, दूसरी तरफ जो है यूरोपियंस ने वहाँ पे अपनी अदालतें कायम कर ली थी। ऐसा सिस्टम बना दिया था कि ये लोग उसके अंदर फंस के रह गए थे। ठीक है, तो बेसिकली यूरोप ने दो तरह से उनको
उनको चेंज, उनके कल्चर को डैमेज करने की कोशिश की थी, या सो ऑन। अगर वो अपने हिसाब से सोचते कि वो शायद उनको एजुकेट करने आए थे, लेकिन उसने कहा नहीं, वो हमारा कल्चर डैमेज करने आए थे। देखिए मैंने आपको कहा एक यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट है, अभी मैं आपको चिनिया एशेबी का व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि चिनिया एशेबी का व्यू पॉइंट ये था कि शायद ये लोग हमारे कल्चर को डैमेज करने आए थे, यानी कि वो इसको एक नेगेटिव वे में देखता है। अगर वो मिशनरीज इधर आते हैं, जब उन्होंने अपनी अदालतें कायम की थी, तो वो कहता है कि ये हमारा कल्चर डैमेज करने आते हैं। हिज राइटिंग कंसर्न्स क्लैश ऑफ कल्चर्स and breakdown of traditional African culture in the face of European colonization in 1800। और उसकी राइटिंग किस किस चीज को कंसर्न करती है? क्लैश ऑफ कल्चर्स। जब वहां पे मिशनरीज आए, ठीक है, उन्होंने एजुकेट किया लोगों को, तो क्या हुआ? अब ये ओकोनको की अगर आप फैमिली को देखेंगे तो उसका अपना बेटा क्रिश्चियन हो जाएगा। ओकोनको अफ्रीकन था, उसका बेटा क्रिश्चियन था, दोनों का आपस में क्लैश हुआ, दोनों दूर दूर हो गए। ठीक है, यानी कि पूरा शराजा ही बिखर गया उस पूरे खानदान का। तो क्लैश ऑफ कल्चर्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर, तो इस तरीके से वहां पे क्लैश ऑफ कल्चर हुआ, क्योंकि दो कल्चर्स हो गए। जो लोअर तबका था उन्होंने क्रिश्चियनिटी को वेलकम किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को वेलकम किया, उन्हें लगा कि ये लोग बहुत नरम दिल हैं, ये अच्छे तरीके से दीन फैला रहे हैं, सो ऑन। दैट्स वाई जो लोअर तबका था उसने तो वेलकम किया, लेकिन जो ऊपर का तबका था, जो कि क्या कहना चाहिए, वहाँ के सरदार थे, वो जो है उनको काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि उनकी जो अपना असर रसूख है वो ख़त्म हो गया, उनका कल्चर सारा डैमेज हो गया इन द फेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। ठीक है, यूरोपियन ने जैसे वहाँ पे जाके कॉलोनाइजेशन की। हार्ट ऑफ डार्कनेस में तो हम ये देखते हैं ना कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुई अबाउट द लैंड, लेबर एंड सो ऑन। चिनिया एशिबी ने कहा कि तुम लोगों ने हमारा कल्चर भी डैमेज किया, तुम लोगों ने खाली हमारी लैंड और हमारे लोगों को और हमारी इन सारी चीज़ों को नहीं, बल्कि कल्चर को हमारे डैमेज कर दिया। तो इसका बेसिक कंसर्न क्या था? क्लैश ऑफ द कल्चर एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर। ठीक है, ये दो चीज़ें हम इस नावल के अंदर मेन देखेंगे। ठीक, उसके बाद सेटिंग्स देखते हैं। नाइजीरिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इन लेट 1800, जब ब्रिटिशर्स ने वहां पे कब्जा कर लिया था और कॉलोनाइज कर लिया था नाइजीरिया को। पहले भी हमने यही देखा है हार्ट ऑफ द डार्कनेस में। लेकिन उसने कहा कि ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, पोस्ट कॉलोनियल नॉवल में कॉलोनियल जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में तो ये दिखाया ना कि क्या चीज कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, कितना डैमेज हुआ उन कौमों को, और ये सारा कुछ, वो होते हैं कॉलोनियल नॉवल। पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स कौन से होते हैं कि जी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो फिर इन जो एरियाज है उनका क्या बना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया जो है ये पहले बड़े सगीर ही था ना, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस एरिया को कॉलोनाइज किया, आज वो चले गए लेकिन हम दिमागी गुलाम हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कि इनके जाने के बाद कॉलोनियलिज्म चले। उस वक्त जब कॉलोनाइज थे ये कंट्रीज, तब तो समझ आती थी कि क्या डैमेज हो रहा था, कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बट इनके जाने के बाद जो है उनके साथ क्या हुआ, उन नेशन के साथ क्या हुआ, उनके कल्चर्स किस तरीके से डैमेज हुए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखेंगे। आपका भी एक और नॉवल भी आएगा, ट्विलाइट इन दिल्ली, दैट इज ऑल्सो अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। ठीक है, उसमें भी आपको कल्चर का क्लैश दिखाया जाएगा, न्यू एंड ओल्ड का क्लैश दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 डिवाइड्स अफ्रीका। ठीक है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस के तहत 1884 में अफ्रीका को डिवाइड कर दिया गया। नेशन क्लेमिंग ऑनरशिप, पुर्तगाल, स्पेन, डच, फ्रांस, नेदरलैंड, इंग्लैंड एंड अदर soon followed। Main commodities slaves, gold, ivory, rubber plants, diamonds and spices। ठीक है, अब ये मेन कमोडिटीज थी। यहाँ पे देखें, ये थी पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जिसमें ये जो है क्लेमिंग स्पेनिश मोरक्को अलहदा हो गया, ये सारे ये सारी पार्टीशन इसमें, ये नाइजीरिया। ठीक है, ये सारा इसका ये इजिप्ट आ गया, ये सारा ये आपको दिखाया जा रहा है। और कॉलोनियल पार्ट्स कौन कौन सी थी जिन्होंने इनको क्लेम किया था, उसमें ये देख लें, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, पुर्तगीज थे, इटालियन थे, बेल्जियन थे, स्पेनिश थे, इंडिपेंडेंट।
एंड फाइनली इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ये जो है ना ग्रे कलर का, ये इंडिपेंडेंट हुआ था, जिसमें जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका था, और यहाँ पे ये देखें ब्रिटेन ईस्ट, ये इधर से ये, ठीक है, ये अफ्रीका, बाकी सारा ये कॉलोनाइज्ड है, ठीक है। यानी कि ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया हुआ है, ये ग्रीन वाला जो है ये फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया है। इतना बड़ा अफ्रीका है, और उसकी देखें पार्टीशन, यानी कि जितने भी ये यूरोपियंस हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से का, जितनी ज़मीन जिसके हिस्से में आई उसने उसके साथ वही किया, ठीक है। और ये है जनाब वो बेल्जियन कॉन्गो, जो हार्ट ऑफ द डार्कनेस में हमने देखा था, ठीक है। जो बेल्जियन कंपनी ने जिसको कॉलोनाइज किया था वो ये जगह है, ठीक है। और जो हार्ट ऑफ डार्कनेस में हम देख चुके हैं, बाकी ये देख लेंगे स्पेन ने जो, मतलब जिसके हिस्से में जो जो कॉलोनी लगी, जो जो एरिया लगा, उसने वो उसको वहां से वो कर लिया। और मकसद क्या था, इनकी मेन कमोडिटीज क्या थी, रॉ मटेरियल क्या था, इनको यहाँ से स्लेव्स चाहिए थे, गोल्ड चाहिए थे, आइवरी, रबर प्लांट्स चाहिए थे, डायमंड्स और स्पाइसेस चाहिए थे, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर हम नाइजीरिया को देखते हैं कि नाइजीरिया, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये सारा नाइजीरिया, ओवर 100 मिलियन पीपल लिव इन नाइजीरिया टुडे। और उसके बाद आइबो आर द थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, दे लिव इन साउथ ईस्ट, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप था, थर्ड लार्जेस्ट, और एथनिक ग्रुप कहते हैं